a cell using a potentiometer to label a cell. हमने पोटेंशियोमीटर को यूज करके सेल को क्या करना है, लेबल करना है. अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है, लिखो along straight uniform wire is called, तीन प्रॉपर्टीज क्या हो गई, along straight uniform wire is called a potentiometer when connected across a cell. तो अगर हम एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर को एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियोमीटर. तो ये यूं चलेगा. फर्ज करें जी ये हमारे पास है एक सेल, और अगर हम इस सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग स्ट्रेट और यूनिफॉर्म वायर, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर. इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज पोटेंशियोमीटर. ये ए हो गया, फर्ज करें ये बी हो गया, ये स्मॉलर आर हो गया और ये कैपिटल ई हो गया. ठीक है. अब पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, अब पोटेंशियोमीटर का काम होता है चलें जी कर दिया कनेक्ट. ये डॉट डॉट्स उस सेल की बाउंड्रीज होती है ना, मस्ट है. स्कूल में आजकल हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, नहीं उनके स्कूल में भी वेक्टर्स. स्कूल में डायनामिक्स अनसर्टेनिटीज की तुम शायद बात कर रहे हैं, वो तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो रिपीट. तुम्हारे एग्जाम से पहले तो नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल उससे पहले होगा. कैनेमेटिक्स. अच्छा देखो, अब मसला पता है क्या है, बच्चों को अगर मैं सही ए लेवल के पेस पे पढ़ाऊंगा तो फिर मैं खाली कमरे में खुद पढ़ रहा हूँ. ठीक है, जिस तरह तुम्हारी क्लास थी उसमें भी यही होता था ना कि बच्चों को अगर फुल पेस पे फुल उससे पढ़ाओ तो बच्चे भाग जाते थे. अभी भी अगर मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊं तो बच्चे भाग जाते हैं. बेटा वो ठीक है तेज, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, अकेडमी की नहीं. देखो ये है पोटेंशियोमीटर. तो लिखो द पोटेंशियोमीटर, हाँ इंशाल्लाह. द पोटेंशियोमीटर यू लिखे बल्कि द वायर ए बी, द वायर ए बी is a wire of uniform cross section, is a wire of uniform cross section, and it will have a fixed value, it will have a fixed value of resistance per unit length. तो बेटा हमने ये बात सीखी कि वायर ए बी जो है इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड इट विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. आती है ये बात समझ? तो इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी. अच्छा अब अगर हम अगली बात पे आते हैं, अगली बात ये है कि if current
through wire AB is uniformly distributed, if current through wire AB is same throughout the wire, is same throughout the wire, then potential difference or voltage will be uniformly distributed. लेकिन एक चीज देख लो, कंडीशन लिखी हुई है. क्या कंडीशन है कि अगर वायर में करंट थ्रू आउट द वायर सेम होगा तो फिर वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अदरवाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी. तो देखें, अगर इस वायर के अंदर यूनिफॉर्म करंट है, थ्रू आउट द वायर सेम करंट है, तो उस केस में इस वायर पे जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा. ये है जी इस वायर की कहानी. अब आगे चलते हैं, ये कॉपी कर लें यहां तक. अच्छा मुझे बताओ, इस वायर ए बी के ऊपर ईएमएफ अपेयर होगा या नहीं होगा? क्विक आंसर. वायर ए बी के ऊपर ईएमएफ अपेयर होगा या नहीं होगा? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी ना, तो ये ई हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉसेस होंगे ना, यहाँ पे आई आर आ जाएगा. हम इस वायर के अक्रॉस लगाएंगे वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? इस वायर के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग की बात की जाए तो बेटा इस वोल्ट मीटर की रीडिंग इक्वल होगी, आप लिख लें, E माइनस आई आर के. वोल्ट मीटर की रीडिंग किसके इक्वल होगी? E माइनस आई आर के. और अगर हम उस वोल्ट मीटर की रीडिंग को V कह देते हैं तो वो V इस वायर के ऊपर V is uniformly distributed. इस पूरी वायर के ऊपर V का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. हमें इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करनी चाहिए, फिर हम आगे मूव करते हैं. अगर आपने कॉपी कर, यहां तक हो गया कॉपी? अच्छा, एक एग्जांपल लिखो. एग्जांपल ये है कि आपको दिया हुआ है एक सेल के साथ आपने लगाया हुआ एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम. सेल के बाहर से आपने एक लगाई हुई है वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. सेल के बाहर से आपने लगाई हुई है वायर, और वायर का क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा? यूनिफॉर्म. अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. अच्छा, अब आपने इस सेल को कनेक्ट कर दिया इस वायर के साथ, और ये हो गई सारी कहानी. अब इस कहानी में आगे क्या होगा वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं. अगर आपने यहां तक कॉपी कर लिया, यहां पे इसके वोल्ट हैं 20. अच्छा, ये वायर है ए से लेके बी तक, और इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर. इस वायर पे एक पॉइंट है यहाँ पे P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R, और एक और पॉइंट है यहाँ पे S. ये P, Q, R, S भी इस वायर पे पॉइंट्स हैं. अच्छा, अब आपने जो पहला सवाल लिखना है वो ये है कि, बल्कि ऊपर पहले स्टेटमेंट लिखें, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, resistance per unit length of wire AB is 2 ohms per centimeter. Resistance per unit length of wire AB is 2 ohms per centimeter. Question का A part लिखें. Find resistance of wire AB.
ए बी की लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस कितना बन जाएगी? तो लिखें रेजिस्टेंस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी इनटू रेजिस्टेंस, बेटा लेट नहीं हो गए, इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो क्या बनेगा लेंथ ऑफ ए बी इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो बेटा इसका आंसर बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, यू शुड टेल ए बी की लेंथ कितना है बेटा, ए बी की लेंथ है 100 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है 2 ओहम्स पर सेंटीमीटर, नहीं ये नहीं करेंगे कन्वर्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा वो है ओम पर सेंटीमीटर और वो ओम है, तो है जरूरत कन्वर्ट करने की। पिक्चर ले लो बेटा जी, पिक्चर ले लो, कर लोगे कॉपी, चलो। अच्छा देखो आर ए बी जो है वो बन जाएगा 200 और ओहम्स, ये क्या हो गई रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। क्वेश्चन का लिखो बी पार्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। आपने बताना है वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। उसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम करंट फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि करंट कितना होगा, तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, करंट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर। तो बेटा सेल का ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट ना, डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर आर प्लस कैपिटल आर, यानी कि 100 ओहम्स प्लस 200 ओहम्स। 100 ओहम किसके, इसके, 200 ओहम किसके, इस वायर के। आती है समझ, 100 ओहम स्मॉलर आर के और 200 ओहम इस नीचे वाले के। डन या कोई कंफ्यूजन है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 20 वोल्ट ओवर 300 ओहम्स। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2/30। आंसर बताओ राहिम। 0.067। चलें, तो इसका आंसर आ गया करंट इज इक्वल टू 0.067 एम्पियर। बेटा ये किसकी वैल्यू हो गई करंट की, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, बेटा वो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। तो करंट कितना है हमारे पास बच्चों 0.067 एम्पियर और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज 200 ओहम्स। बेटा इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना, 13.4 आ रहा है पक्का। चलें, ये हो गया 13.4 और ये वोल्ट्स हो गया, तो इसके अक्रॉस हमें वोल्ट्स मिल रहे हैं 13.4 वोल्ट्स। अच्छा यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है जी आपका, हमने कहा हुआ है इसको आप लेबल कर दें 40 सेंटीमीटर, और यहां से लेके ये डिस्टेंस भी लेबल किया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस P से Q 20, Q से R 40 और R से S 40। ठीक है जी। अब आप जरा ये लिखें कि क्वेश्चन का सी पार्ट लिख दें, लिखें व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्वेश्चन का सी पार्ट व्हाट विल बी, ये गिवन है, ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द
potential difference across, what will be the potential difference across PQ, across QR, and across PQ, across QR and across RS. तो आपने बताना है कि पोटेंशियल रेशो लगाएंगे। जी बेटा, इस पे रेशो लगाएंगे। तो PQ का कितना होगा, लिखें VPQ इज इक्वल टू PQ की लेंथ ओवर वायर की लेंथ इनटू टोटल वोल्टेज। PQ की लेंथ कितना है, PQ की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। और वोल्टेज हमें कितना मिली है उस वायर के अक्रॉस, 13.4। रियान सॉल्व करके आंसर बताओ। 2.68। तो सिर्फ PQ वाले पार्ट पे है 2.68 और ये वोल्ट्स। VQR क्या बनेगा फॉर्मूला, QR ओवर बनेगा AB और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, अगेन 13.4 के साथ। VRS करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही रहेगा ना। तो QR का कितना हो गया, 40/100 ऑफ 13.4। बताओ रियान। 5.36। तो वोल्टेज कैसे डिवाइड हुई, इस वाले रीजन पे आ गई 2.68, इस वाले रीजन पे आ गई 5.36 और इस वाले रीजन पे भी आ गई 5.36। ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट और ये भी वोल्ट। डन या कोई कंफ्यूजन है? डन। अच्छा, अब इसको यूज करके सेल को कैसे लेबल करें। ये तो पोटेंशियोमीटर हो गया ना, कि एक तार है, बैटरी के साथ लगा दी, उस पर जो भी वोल्टेज आती है उसकी लेंथ पे क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को हम सेल पे कैसे यूज करेंगे। तो लिखो यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर टू लेबल अ सेल। ये तो पोटेंशियोमीटर की हमने कहानी पढ़ ली ना, अब इससे हम सेल को कैसे लेबल करेंगे। यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, वही होगी ना क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल है, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। जब लेंथ इक्वल है तो वो फिर वोल्टेज भी इक्वल हो जाएगी। तो यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर टू लेबल अ सेल। पोटेंशियोमीटर को यूज करके हमने अगर सेल को लेबल करना है तो व्हाट इज द मेथड्स। उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट लगाएंगे, मेरे साथ ही बनाते जाओ। और उसके बाद एक यूनिफॉर्म वायर होगी जिसको क्या कहेंगे, हाँ, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ऊपर से हमने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, और नीचे से हमने लगा दी अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये बना दो, फिर आगे मूव करते हैं। अब फर्ज करें आपने 3 ड्राइंग्स बनानी है। नीचे से आपने एक सेल लगा दिया और सर्किट में लगाएंगे एक गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का पर्पस होगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बताना। और एक सेल को कह दो E, दूसरे सेल को कह दो नीचे वाले को E1, E1 के साथ कह दो इसको R1। इसकी भी बाउंड्रीज को लेबल करो। हाँ जी बिल्कुल, ये सारा एक सिंगल सर्किट है। अब इसकी मैं कहानी सारी बताऊंगा ना। अच्छा, अब ये बना दिया, इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो और इस पॉइंट को S कह दो। और एक काम और ये करना है कि A से लेके B तक जो वोल्टेज आएगी उसको कहेंगे VAB। क्या कहेंगे उसको, VAB। इसको कहेंगे VAB। और A से लेके S तक जो वोल्टेज आएगी उसको क्या कहेंगे, VAS। जो तार के ऊपर ओवरऑल वोल्टेज आएगी वो होगी VAB, और जो AS पे वोल्टेज आएगी वो क्या होगी, VAS।
और हमने साथ ही क्या बना दिया कि मैनोमीटर, और एक काम और करना है, इस टर्मिनल को सी कह दो, इस टर्मिनल को डी कह दो। टर्मिनल को सी कह दिया और टर्मिनल को डी कह दिया। ऊपर वाले रजिस्टर को इसको स्मॉलर आर कह। ई कैपिटल क्या है और ई वन क्या है, दोनों को डिफाइन करो। कैपिटल ई इज द सेल यूज्ड एज सप्लाई। उसके फैक्टर्स हमें पता होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल पता होंगे। ये वो वाला सेल है जिसको लेबल नहीं कर रहे, जिसका सारा कुछ पता है। ठीक हो गया। E1 इज द सेल टू बी, E1 वो वाला सेल है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, लेबल करना चाह रहे हैं। बेटा ई वो वाला सेल है जिसका सारा कुछ पहले से पता है। E1 वो वाला सेल है जिसका हमें सारा कुछ पहले से नहीं पता। E1 वाले सेल को हम क्या करना चाह रहे हैं, लेबल करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं पॉसिबिलिटीज पे। अब आते हैं किस पे, पॉसिबिलिटीज पे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हुआ कि VAS जो है वो ग्रेटर हुआ E1 से। अगर VAS E1 से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। कंपैरिजन किसका होगा, VAS का E1 के साथ। किसी भी सर्किट का जो कंक्लूजन होगा, कहानी होगी, वो किस पे बेस्ड होगी, AS का वोल्टेज और E1। अगर VAS E1 से बड़ा हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में करंट का फ्लो होगा। देखें ऊपर वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बेटा जो अंदर वाला पॉजिटिव नेगेटिव होता है वही बाहर भी अप्लाई होता है। कैपिटल ई का नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होगा, राइट वाली साइड नेगेटिव, लेफ्ट वाली साइड पॉजिटिव। ठीक है। नीचे वाले सेल का पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वायर का पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होगा, AB वायर का। जो टर्मिनल पॉजिटिव से लगा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो टर्मिनल नेगेटिव से लगा होता है वो नेगेटिव होता है। वायर्स का ये प्रिंसिपल होता है, या रेजिस्टर्स का, जो टर्मिनल पॉजिटिव से लगा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, जो नेगेटिव से लगा होता है वो होता है नेगेटिव। अब अगर AS का वोल्ट E1 से बड़ा होगा तो करंट का फ्लो होता है बड़े से छोटे की तरफ, लेकिन देखते किस साइड से, पॉजिटिव साइड से। तो लिखो करंट विल बी, करंट will be from A to C to D to S। समझ आ गई डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करंट विल बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फिर सोच के बताओ। जब मैं कह रहा हूं A to C to D to S, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो करंट है वो नीचे वाले लूप में से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। नीचे वाले लूप में से करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर AS का वोल्ट E1 से बड़ा होगा तो आपको एक करंट मिलेगा, और करंट क्या इंडिकेट करेगा, इसको आप बैकवर्ड सोचो, इसको बैकवर्ड सोचो। आपको नहीं पता कि E1 क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि VAS क्या है, करंट तो देख सकते हैं ना। करंट का फ्लो आपको कंपैरिजन बता देगा या नहीं बताएगा, सोचना इसको बैकवर्ड में है। आप उल्टा करंट को देख के उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो अगर करंट का फ्लो होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो वो आपको बताएगा कि सेल बड़ा होगा या VAS बड़ा होगा। इसको बैकवर्ड में सोचो। बैकवर्ड में सोचा कि अगर करंट होगा A से C से D से S की तरफ, तो इसका मतलब है AS का जो वोल्ट है वो E1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब सवाल क्या होगा, एग्जामिनर करंट बताएगा और कंपैरिजन पूछेगा। एग्जामिनर किस तरह चलेगा, एग्जामिनर आपको ये वाला बताएगा, इसको अंडरलाइन करके कह दो गिवन, इसको अंडरलाइन करके कह दो गिवन, और पूछेगा क्या, पूछेगा ये वाला, ये नहीं होगा क्यों। अब क्वेश्चन की स्कीम समझ आ गई, मैंने पढ़ाया उल्टा है लेकिन वो पूछेगा उल्टा, वो करंट से वोल्टेज का कंपैरिजन पूछेगा। अच्छा आगे आ जाए, देखिए पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 2, पहली पॉसिबिलिटी AS का वोल्ट अगर सेल के वोल्ट से बड़ा हुआ तो करंट का फ्लो किस तरह का होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे आ जाए। देखिए इफ VAS इज छोटा देन सेल की वोल्टेज,
तो करंट हमेशा किस तरफ होता है, बड़े के पॉजिटिव टर्मिनल से छोटे के पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स। करंट किस तरफ होता है, बड़े के पॉजिटिव से छोटे के पॉजिटिव की तरफ। तो इस केस में करंट किस तरफ होगा, आप सही बता रहे हैं, करंट विल बी, पूरा साइकिल बता दो ना, S to D to C to A, लेकिन असल में हमने पकड़ा C to A। जब C to A होगा तो पीछे से कंटिन्यू होगा। हमने करंट को जो पकड़ा है वो पकड़ा है C to A ना, हमें पता चला कि C to A है तो हमने पीछे से कंटिन्यू किया है ना। देखो असल में तो हमने करंट को है, अगर हम अकेला C to A लिखें तो लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं A to C, पहले भी हमने सोचा किस तरह A to C ना। मेरी बात सुनो, पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे जाओ, करंट किस तरफ है, A to C, करंट किस तरफ है, A to C, लेकिन सिर्फ A to C तो नहीं कहेंगे ना, वो पूरी उस ब्रांच में होगा ना। शुरू S to D इसलिए कर रहे हैं कि पूरी ब्रांच का बताएंगे, ब्रांच का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, करंट पूरी ब्रांच का होता है ना। जब करंट जा रहा है C to A तो पीछे से आएगा तो आगे जाएगा ना, पूरी ब्रांच का करंट होता है। ब्रांच कहाँ से शुरू हो रही है, जो नीचे वाली ब्रांच है वो कहाँ से शुरू हो रही है, S से हो रही है ना। देखो हमें ये पता है कि करंट C to A है तो वो पीछे से कंटिन्यू होगा और पूरी ब्रांच का बताते हैं। क्लियर ये बात, कोई कंफ्यूजन? अब बेटा करंट बताएंगे तो पूरी ब्रांच का ना, जब एक सर्टेन पार्ट का पता चल जाएगा हम बताएंगे पूरी ब्रांच का। तो ये भी इसी तरह बैकवर्ड चलेगा, गिवन ये होगा और पूछेंगे क्या, गिवन ये होगा और पूछेंगे ये। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर वोल्टेजेस इक्वल हो गई, इफ VAS इज इक्वल टू E1, अगर AS की वोल्टेज E1 के इक्वल हो गई, फिर करंट क्या हो जाएगा, फिर करंट ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो लिखो नो करंट इन दी ब्रांच। ये बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 3 हो गई ना, ठीक है। अगर दोनों वोल्टेजेस इक्वल हो गई तो नो करंट इन दी ब्रांच, कौन सी ब्रांच, AC D और S, एंड इस केस में सेल इज लेबल्ड, इस केस में सेल इज लेबल्ड। हाँ जी, जब इक्वल हो जाएगा उस केस में सेल क्या हो जाएगा, लेबल हो जाएगा। अच्छा अब आपने एक काम करना है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 पॉसिबिलिटी, जी बेटा आप बताएं। पॉसिबिलिटी बता के वो हमसे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, दोनों तरह से पूछेंगे। जब आपको दोनों तरह से आता है कि इससे ये होगा उससे ये होगा, तो आप दोनों बातें बता सकते हैं, नहीं बता सकते। दोनों में से कोई एक चीज बताई होगी दूसरी पूछी होगी, ठीक। और एक चीज और, फर्ज करें हम एक फार्मूला लिखते हैं VAS, ये फार्मूला जरा देख लो, VAS इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AS डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB into voltage across AB. Can I say that this is ratio method? ये हमने रेशो मेथड का फॉर्मूला लिखा आसान जबान में, AS की वोल्टेज इज इक्वल टू AS की लेंथ ओवर पूरी लेंथ इनटू पूरी वोल्टेज। फॉर्मूला देखो जरा, हमने क्या लिखा, AS वाले पार्ट की वोल्टेज, हमने क्या लिखा, AS वाले पार्ट की वोल्टेज, ये AS वाले पार्ट की वोल्टेज हो गई। AS वाले पार्ट की वोल्टेज इज इक्वल टू AS वाले पार्ट की लेंथ ओवर टोटल लेंथ इनटू टोटल वोल्टेज। ये फॉर्मूला तीनों पॉसिबिलिटीज पे अप्लाई होगा या कहीं पे अप्लाई नहीं भी होगा। आपने ये बात समझनी है, जब नीचे वाली ब्रांच में करंट लीक हो जाता है फिर वोल्टेज रेशो में डिवाइड नहीं होती, वोल्टेज रेशो में तब तक डिवाइड होती है जब नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं होता। अगर करंट नीचे वाली ब्रांच में चला गया तो ऊपर वाला जो करंट है वो सेम नहीं रहेगा। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर, ये आपने लिखना नहीं है सिर्फ देखना है, फर्ज करें नीचे वाली ब्रांच में करंट लीक हो गया, नीचे वाली ब्रांच में सेल लगा है, जो भी चीज लगी है उसमें करंट लीक हो गया, तो क्या ऊपर वाली ब्रांच में थ्रू आउट करंट यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? ये सोचो। देखिए इधर से करंट आया 10 एम्पियर, नीचे से 2 एम्पियर लीक हो गया, तो अब आगे कितना जाएगा, 8 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर इधर से जाके ऐसे यहां से होता हुआ जब वापस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 10 एम्पियर। तो वायर के दोनों पार्ट्स में करंट सेम हो गया या डिफरेंट हो गया,
करंट डिफरेंट हो गया। वायर के दोनों पार्ट्स में देखें, ए एस और ये पी, एएस वाले पार्ट में 8 एम्पियर और एसबी वाले पार्ट में 10 एम्पियर, और ये करंट डिफरेंट होने की रीजन क्या बनी? नीचे वाली ब्रांच का करंट, नीचे वाली ब्रांच का करंट एएस वाले पार्ट का और एसबी वाले पार्ट का करंट क्या कर देगा? डिफरेंट कर देगा। अगर वायर के दोनों पार्ट्स का करंट डिफरेंट होगा तो रेशो मेथड नहीं चलेगा। रेशो मेथड सिर्फ तब तक चलेगा जब करंट सेम होगा। तो अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट होगा तो रेशो मेथड खत्म, यानी कि वोल्टेज जो है वो लेंथ के रेशो में डिवाइड सिर्फ तब होगी अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं होगा। अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट चला गया तो रेशो मेथड नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर पे 100 वोल्ट 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर नीचे वाली ब्रांच पे करंट नहीं होगा। अगर नीचे वाली ब्रांच पे करंट चला गया तो फिर हर सेंटीमीटर पे इक्वल वोल्ट नहीं मिलेंगे। बात क्लियर? तो हमारा जो ये वाला फार्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेस्ड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये फार्मूला सिर्फ तब लगेगा जब नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कह दूं इक्वेशन 1, आप भी इसको कह दो इक्वेशन 1, यहां पे इक्वेशन 1 चलेगी या नहीं चलेगी? यहां पे इक्वेशन 1 नहीं चलेगी। यहां पे इक्वेशन 1 चलेगी या नहीं चलेगी? यहां पे भी इक्वेशन 1 नहीं चलेगी। यहां पे इक्वेशन 1 चलेगी। तो इक्वेशन 1 सिर्फ तब चलेगी जब लोअर ब्रांच में करंट नहीं होगा, क्योंकि जब लोअर ब्रांच में करंट नहीं होगा उस वक्त इस पूरी वायर का करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। देखें, अगर फर्ज करें लोअर ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इधर से आया 10 एम्पियर, नीचे वाली ब्रांच में 0 एम्पियर, तो इस वाले पार्ट में भी क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर, और इस वाले पार्ट में भी क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर। तो आपने क्या बात सीखी कि अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं होगा तो थ्रू आउट द वायर करंट सेम होगा और रेशो मेथड अप्लाई होगा। लेकिन अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट आ गया तो फिर रेशो मेथड अप्लाई नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? तो हमने फार्मूला क्या लिखा? लेंथ का फार्मूला हमने लिखा VAS इज इक्वल टू LAS ओवर LAB, यानी कि AS की लेंथ ओवर टोटल लेंथ इनटू टोटल वोल्टेज इज वोल्टेज अक्रॉस AB। इसके नीचे भी लिख लो इज ओनली एप्लीकेबल if the lower branch has no current। बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट नहीं होगा। अगर नीचे वाली ब्रांच में करंट हुआ फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। डन या कोई कंफ्यूजन है? अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लिखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हर पार्ट की एक एक एग्जांपल, पॉसिबिलिटीज की एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 लिखो। एग्जामिनर जो भी आपसे पूछेगा उसकी एग्जांपल्स फटाफट कर लेते हैं। एग्जांपल 1 सर्किट थोड़े तेज बनाने। Example 1, you are given with this supply wala cell, you are given with the potentiometer, अच्छा you are given with, यहां पे आपको ये यूनिफॉर्म वायर गिवन है, अच्छा अब जो कहानी है वो ये है कि ये हो गया ऊपर वाला सेल, ये इसकी कैपिटल E हो गया, स्मॉलर r हो गया, और यहाँ पे आपने लगाया हुआ है एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर आपको किसकी वोल्टेज बताएगा? वायर AB। अच्छा नीचे से आपने लगा दिया एक सेल, और सेल जो है उसके साथ उसका भी रजिस्टर ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, और उसके साथ आपने लगा दिया यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर। ये इस डिवाइस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड गैल्वानोमीटर। इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर करंट एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस वाज पॉइंट S। दिस वाज पॉइंट S। ठीक है जी। अब नीचे वाली ब्रांच का जो करंट है वो एग्जामिनर ने आपको खुद बताया हुआ है। उसने कहा हुआ है कि नीचे वाली ब्रांच का जो करंट है इट इज
I1 और जो ऊपर वाली ब्रांच का करंट है इट इज I। अब जो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपने वो सारे सवाल आंसर करने होंगे। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो कंपेयर। पेपर में इस तरह का सवाल होगा, ये सारा कुछ बना हुआ है ना। अब एग्जामिनर आपसे चीजें पूछेगा। एग्जामिनर पूछ रहा है जी कंपेयर VAS एंड E1। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि VAS का और E1 का क्या कंपैरिजन होगा, सोचो और बताओ। They are not equal, we know that, but which one is bigger? Obviously they are not equal because the lower branch has current, but which one is bigger? तो बेटा ये देखें, अब ये इसका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा अब एक सेकेंड रुक जाना, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, और सेल का क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अब करंट का फ्लो क्या बता रहे हैं, करंट का फ्लो बता रहे हैं कि VAS विल बी बिगर देन किससे, E1 से। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक बच्चों समझ आ गई यहां तक? क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, क्वेश्चन का बी पार्ट। तो पहला पार्ट क्या था, आपने VAS को कंपेयर करना है E1 के साथ। क्वेश्चन का बी पार्ट सर मुझे नहीं समझ आई। बेटा आपको यही तो समझना है ना, फिर करंट का फ्लो किस तरफ है बताएं जरा। पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव कहां पे है, करंट का फ्लो पॉजिटिव से पॉजिटिव है ना। मेरी बात सुने, I1 की बात हो रही है, I1 वाला करंट, लोअर ब्रांच का करंट। I1 वाला करंट जो है वो A से है सेल के टूवर्ड। देखें आपने फोकस किस पे करना है, आपने देखना है कि जो वायर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो सेल का है पॉजिटिव टर्मिनल, बस उस पे फोकस करना है, बाकी छोड़ दें। आपने किस पे फोकस करना है, वायर का पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल। अगर करंट होगा वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स, जैसे कि हमारी एग्जांपल में है, तो वायर वाले जो वोल्ट्स हैं वो सेल वाले वोल्ट से बड़े होंगे। आपको ये बात आ गई समझ? देखें और बताएं, मैंने सर्किट का वही पार्ट बनाया हुआ है। हाँ बताएं, ठीक है? नहीं बस ये याद कर लेना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा तो बिल्कुल बड़ा याद, होगा। हाँ ये बिल्कुल याद कर लेना है ना। अच्छा ओके। देखिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है लेकिन इतना टाइम नहीं है, ठीक है? जितना आपके सिलेबस में बस उतना ही हम डिस्कस करेंगे। अगर करंट का फ्लो इस तरफ हो गया फिर कौन बड़ा होगा? फर्ज करें जी करंट का फ्लो इस तरफ हो गया, VAS, फिर E1 बड़ा होगा फिर। E1 बड़ा होगा, तो E1 जो है फिर वो बड़ा होगा V। तो यही बात है ना, और तो अच्छा कुछ सर मैं E को EMF समझ रही थी। नहीं। नहीं अब आ गई समझ। और ओके अगर जी। करंट फ्लो होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जी सर। क्या बात हुई कि अगर करंट का फ्लो आपको ये बता रहा है कि VAS जो है वो क्या होगा, E1 से बड़ा होगा। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखें, y is the formula, voltage across AS is equal to length of AS over length of AB into voltage of AB not applicable। तो दो बातें करनी है। नॉट एप्लीकेबल आप कहेंगे बिकॉज द लोअर ब्रांच हैज अ करंट, हेंस करंट इन AS इज नॉट सेम एज करंट इन SP। इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल कब होगा, जब लोअर ब्रांच में करंट नहीं होगा। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये रेशो मेथड। आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये क्या है कि वोल्टेज लेंथ के रेशो में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। बेटा आपको आ रही है समझ? तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, ये इसलिए नहीं लग रहा कि जब नीचे वाली ब्रांच में करंट चला गया, तो जो ऊपर वाले वायर है उसके दो पार्ट्स का करंट आपस में इक्वल नहीं है, AS का डिफरेंस सेम नहीं है। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, वजह उसकी as the voltage is not
uniformly, as the voltage is not uniformly distributed. आ रही है मेरी बात समझ? As the voltage is not uniformly distributed. बेटा ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कंफ्यूजन, और ना यूनिफॉर्म होने की रीजन बताएंगे. द लोअर branch having E1 has a current which makes current of AS and SP different. पहली हमने बात की कि क्यों हो रहा है और अगली बात हमने की कि किस वजह से हो रहा है. समझ आ गई बात? पहले हमने कहा कि वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, और वोल्टेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उस पार्ट का करंट उस पार्ट के करंट से डिफरेंट है. सवाल और जवाब दोनों समझ आ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो ये हमारा क्या हो गया बी पार्ट. अब लिखें सी पार्ट. लिखें व्हाट शुड बी डन to make I1 0. अब मुझे बताएं जब I1 0 हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? एनहेंस हाँ VS इज इक्वल टू E1. वो कहता है क्या करें कि जो I1 है वो 0 हो जाए और VAS जो है वो E1 के इक्वल हो जाए. पहले मेरी बात सुनो, एक चीज छोटी है एक बड़ी है, तो या बड़े को छोटा करेंगे या छोटे को बड़ा करेंगे. अगर इक्वल करना है, एक चीज है बड़ी एक है छोटी, छोटे को करेंगे बड़ा या बड़े को करेंगे छोटा. लेकिन आप देखेंगे कि चेंज किसको कर सकते हैं. आप मुझे बताएं E1 को चेंज कर सकते हैं? बेटा E1 को तो चेंज नहीं कर सकते ना. चेंज किसको करेंगे फिर? E1 तो फिक्स है, EMF को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन VAS को तो चेंज कर सकते हैं ना. तो आप मुझे बताएं VAS इनिशियली बड़ा है या छोटा है? तो जो बड़ा होगा उसको छोटा करेंगे. तो इसका मतलब है VAS को छोटा करना है. अगर VAS को छोटा करना है तो AS की लेंथ को कम कर दें या ज्यादा कर दें? AS की लेंथ को. वेरी गुड. पहले ही वो बड़ा है उसे और बड़ा कर दें. बेटा AS की जितनी लेंथ होगी वोल्टेज AS की उतनी ज्यादा होगी. समझ आ रही बात? AS की लेंथ को बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगी, लेंथ को कम करोगे वोल्टेज कम होगी. E1 को तो चेंज कर नहीं सकते, तो AS की लेंथ को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे छोटा करेंगे. तो S को लेफ्ट पे मूव करें या राइट पे? S को किधर मूव करें, लेफ्ट पे या राइट पे? पॉइंट S शुड बी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. वेरी गुड बेटा. पॉइंट S शुड बी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. उससे क्या होगा? VAS कम हो जाएगा, और वो कम होके जब वो E1 के इक्वल होगा उस वक्त करंट 0 हो जाएगा. और हमें कैसे पता चलेगा इक्वल हो गए? करंट 0 होगा. करंट 0 होगा मतलब S को लेफ्ट पे स्लोली मूव करते जाओ और ऑब्जर्व करो करंट कम होना शुरू हो जाएगा. जो ही आप S को लेफ्ट पे मूव करेंगे I1 क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना. एक टाइम आएगा करंट 0 होगा, फिर करंट साइन चेंज करेगा. जैसे करंट था पॉजिटिव, आपने उसे लेफ्ट पे मूव किया, करंट 0 होगा. 0 हो गया, अगर आपने और आगे मूव किया तो फिर वो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी. बात समझ आ गई? करंट की वैल्यू पॉजिटिव. सब कुछ इंडिकेट करंट में ये कर रहा है. ये सब कुछ इंडिकेट ये कर रहा है कि जब करंट आपको मिल रहे तो VAS और E1 इक्वल नहीं है. इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बड़े वाले को छोटा करना पड़ेगा. तो लिखो E1. बेटा वो फिर बैलेंस चेंज हो गया ना. गैल्वानोमीटर जो है उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. देखिए जब आपने इक्वल कर दिया, अगर आप फर्दर और आगे ले जाएंगे तो फिर वो E1 वाला बड़ा नहीं हो जाएगा. AS बड़ा था, आप AS को छोटा करते गए इक्वल हो गया. आपने और छोटा कर दिया तो फिर E1 बड़ा नहीं हो जाएगा. अगर आपने बड़े को छोटा करते बहुत ही छोटा कर दिया तो छोटे वाला फिर बड़ा हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा? फिर रिवर्स हो जाएगा. तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो क्लॉकवाइज करंट क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा. अच्छा अब लिखें E1 कैनॉट बी चेंज्ड. E1 कैनॉट बी चेंज्ड. ये पहली बात होगी. दूसरी बात, S मस्ट बी मूव्ड किस डायरेक्शन में? S must be moved towards
towards A to reduce length of AS, और अगर हमने AS की लेंथ को रिड्यूस कर दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगी उसकी, and hence voltage across AS, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और ये कब तक करते रहो, until लिखो this will make, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, VS is equal to E1। ठीक, बाकी कहानी हम डिस्कस कर चुके। तो S को मूव करो A के टूवर्ड्स, AS की लेंथ को कम करो, और जब आप S की लेंथ को कम करेंगे तो एक टाइम आएगा जब VAS E1 के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे करंट जीरो हो गया। फर्क करें, आप वहां पे नहीं रुके। हाँ बिल्कुल, फिर आप उसको दोबारा उधर मूव करो। तो असल एक्सपेरिमेंट में पता है क्या होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, असल एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जीरो नहीं मिलता, तो एक जगह पे पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव, तो आप गैस करते हैं कि अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जीरो होगा, जीरो पे रुकता नहीं है, आप गलती से थोड़े आगे पीछे चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? एक्यूरेट नहीं मिलता, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर आप उसको नैरो करते जाते हैं, तो फिर आप गैस करते हैं कि अच्छा ये जीरो होगा। जैसे पॉजिटिव से जब नेगेटिव हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि बीच में क्या हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में जीरो हुआ था ना, तो फिर आप वो पॉइंट पकड़ते हैं कि कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, जहां पे साइन चेंज होता है वो जीरो होता है। बात क्लियर? क्योंकि जब एक चीज बड़ी और दूसरी छोटी है तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, जब उल्टा होगा तो फिर करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, और गैल्वानोमीटर उसको बताता है एज अ पॉजिटिव और एज अ नेगेटिव। चलो बच्चों, टेक केयर। आई थिंक आज वाली कहानी आ गई है तुम्हें समझ। ये इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे A1 के सिलेबस की वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चों की चीखें निकलवा देती है। ना वेव्स इलेक्ट्रिसिटी पापा, वो डिपेंड करता है कि आपने वेव्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन वेव्स इलेक्ट्रिसिटी तो क्लासें मिस करके कैसे होंगे, कर लेंगे ना। देखिए पता है मसला क्या है, वेव्स इलेक्ट्रिसिटी की आपने क्लासें आई थिंक दी हैं, ठीक है, अब क्लासें जिसकी ली हैं उसके तो हो रहे हैं, डायनामिक्स की अगर आप क्लासें दें तो फिर हो जाते हैं उसके। मैंने नहीं